नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। दर्शकों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम विभिन्न नवीन तकनीकों की बात करते हैं, विशेषज्ञों को आपके बीच लेकर आते हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से अपने खेतों का रखरखाव किया जाए, किस तरह से अपने फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए। हम सभी जानते हैं हिमाचल की अर्थव्यवस्था बागवानी और कृषि पर निर्भर करती है। इसमें सेब का विशेष योगदान रहता है। लगभग 40% या कहें 50% जो भी फ्रूट प्रोडक्शन होता है वो सेब का होता है। ऐसे में बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि किस तरह से हम अपनी फील्ड्स को उसको तैयार करें, किस तरह डिगिंग करें, किस तरह पिट का निर्माण करें। इन सभी बातों की जानकारी के लिए कि किस तरह से सर्दियों में अपने बागीचों का प्रबंधन किया जा सकता है, हमारे साथ मौजूद हैं श्री ज्ञान सिंह वर्मा जी, जो पूर्व उप निदेशक हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग से हमारे साथ उपलब्ध हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका दूरदर्शन हिमाचल पर। नमस्कार जी। जी सर, बहुत ही एक गहन हमारा टॉपिक रहने वाला है क्योंकि सर्दियों की विशेषकर बात हो रही है। वैसे तो किसान बागवान भाई पूरे साल अपने खेतों में उलझे रहते हैं, बागवानों में बगीचों में उलझे रहते हैं, लेकिन अगर विशेषकर हम सर्दियों की बात करें तो किस तरह की तैयारी की आवश्यकता रहती है? जी, जैसा कि अभी आपको ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः बागवानी पर निर्भर है जी। तो बागवानी से जो है हिमाचल प्रदेश में सालाना जो है लगभग 6,000 करोड़ रुपए का कारोबार बागवानी से होता है जी। तो भौगोलिक दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है वो विभिन्न फल फसलों के लिए काफ़ी उपयुक्त है। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर जैसे हमारा सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं जिनमें जो है हमारे आम, लीची, इन फलों की बागवानी लोग कर रहे हैं, हमारे बागवान कर रहे हैं। इसके अलावा नींबू प्रजातियों जो फल है उनकी भी बागवानी लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे समशीतोष्ण है जिनको हम वेट टेम्परेट क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर सेब और गुठलीदार फलों की खेती जो है वो बागवान कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा ड्राई टेम्परेट जोन है जिसको हम शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, तो इन क्षेत्रों में भी जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे हेजल नट है, पीकन नट है या वॉलनट है, इस तरह की जो खेती है, या आलमंड है, बादाम है, उनकी भी खेती हो रही है। तो भौगोलिक दृष्टि से जो हिमाचल की जलवायु है वो विभिन्न प्रकार के फलों के बागवानी के लिए काफ़ी उपयुक्त है जी। आपने बहुत सारी टोपोग्राफी की बात की क्योंकि हिमाचल प्रदेश अगर हम उसकी स्थलाकृति की बात करें तो जैसे आपने कहा ड्राई अल्पाइन जोन भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ ट्रॉपिकल एरिया भी हमें देखने को मिलता है। तो एरिया के हिसाब से यहाँ पर फसलों की बुआई की जाती है, चाहे वो अगर हम सेब की फसल की अगर हम बात करते हैं तो अगर अपर एरियाज़ में जैसे आपने बताया कि ड्राई फ्रूट्स की ज़्यादा खेती की जाती है, उसके पश्चात जो मिड या फिर लोअर जोन है उसमें हम एप्पल देखते हैं या फिर कोई सिट्रस फ्रूट्स की हम खेती देखते हैं। तो एक तरह की भौगोलिक स्थिति को हमने थोड़ा अपने दर्शकों को भी डिफाइन करके बताया कि किस तरह की स्थलाकृति रहती है। अब बात आती है मैनेजमेंट की, क्योंकि जब हम किसी भी फसल को लगाने का प्रयास करते हैं या फिर अगर लगी फसल है तो उसको किस तरह से और प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ाई जाए तो उसकी बात करते हैं। तो अगर ओवरऑल अगर हम मैनेजमेंट को समझना चाहें, किस तरह हम प्रबंधन कर सकते हैं, ये प्रबंधन होता क्या है? जी, जैसे कि आपने अभी प्रश्न किया कि प्रबंधन कृषि और बागवानी में एक जो प्रबंधन है वो इसका एक बहुत ही अहम रोल रहता है जी। अगर कोई भी किसान हमारे कृषि करते हैं तो उसमें भी एक डिफरेंट अलग अलग तरह के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जहाँ तक बागवानी का प्रश्न है इसमें भी प्रबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि मृदा प्रबंधन है, जब हम बगीचा लगाते हैं तो हमें जगह का चुनाव करना पड़ता है, मृदा का प्रबंधन करना पड़ता है। इसके अलावा फिर जो हम उसमें खाद या उर्वरक की मात्रा जो डालते हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, वो भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो हमारे बीमारियां हैं या जो हमारे शत्रु कीट हैं उनका प्रबंधन, जिसको हम डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, उनका प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसके अलावा हमारा जो सिंचाई प्रबंधन है, इरिगेशन की जो व्यवस्था है, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रबंधन इसमें रहता है। इसके अलावा जब हमारी फसलें तैयार हो जाती है तो उसके
बाद जो है हमारा वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फसलोत्तर जो प्रबंधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जिसमें बागवानों को कैसे फलों को तोड़ना है, कैसे ग्रेडिंग पैकिंग करनी है, किस तरह से बाजार में भेजना है जिससे उनको उसका उचित मूल्य मिल सके। तो ये डिफरेंट जो तरह के अलग अलग तरह के जो प्रबंधन है ये बागवानी फसलों में होते रहते हैं। जहाँ तक आपने शरद ऋतु में प्रबंधन की बात कही है, तो शरद ऋतु एक इस तरह की ऋतु है जहाँ पर जैसे कि सेब है, जो कि हमारे मैक्सिमम 60% एरिया जो है हिमाचल प्रदेश में एप्पल कल्टीवेशन के अंडर है, सेब की बागवानी हो रही है। तो सेब में जो ये शरद ऋतु का जो मौसम रहता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जो सेब की एक जलवायु की जो खास विशेषता है इसके लिए एक चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता रहती है। तो जैसे 700 से 1200 घंटे जो है हमारा 7 डिग्री से नीचे अगर तापमान रहता है तो वो सेब की बागवानी के लिए अनुकूल होता है। तो अगर ये तापमान हमारी बागवानी, सेब की बागवानी के लिए उपलब्ध रहता है तो आने वाले बसंत ऋतु में उसमें जो मैक्सिमम फ्लावर्स भी आएंगे, अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छा फल उत्पादन भी होगा। तो हमें शरद ऋतु में जो है मृदा प्रबंधन से लेकर कई तरह के जो कार्य है वो करने पड़ते हैं। तो इसी कार्यों को करने से जो है हमें बागवान जो है हमारी वो अच्छी फसल पैदावार कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली फसल तैयार कर सकते हैं और उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है। जी, तो हर एक स्टेज पर हम देख सकते हैं कि विभिन्न तरह की क्रियाकलाप या एक्टिविटीज़ की जाती हैं ताकि जो हमारी भविष्य में जो भी प्रोडक्शन हो वो भरपूर मात्रा में हो। सर, शरद ऋतु की जैसे हम बात कर रहे हैं तो अभी हार्वेस्टिंग सीजन भी ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में जो बागवान अपने खेतों में उतर चुके हैं तो किस तरह की तैयारी उन्हें करनी चाहिए ताकि आगे जो भी प्रोडक्शन हो वो अच्छी हो? तो बागवान भाइयों से मैं यही उनको सलाह देना चाहूँगा कि जैसे अभी पतझड़ उनके बगीचों में हो गया है तो जो सेब के हमारे पत्तियां होती है वो बगीचों में गिर के नीचे झड़ जाती है, क्योंकि ये जो सेब है या गुठलीदार फल है ये डेसिडुअस प्लांट है, पर्णपाती इनको पौधे कहते हैं। तो सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो जो बगीचों में हमारे पत्ते गिरे हुए हैं या जो पौधों से कुछ फल गिरे हुए होते हैं वो भी बगीचों में पड़े रहते हैं। तो इन पत्तियों और फलों में जो है वो हमारे जो बीमारियों के बीजाणु हैं वो इस पे सरवाइव करते रहते हैं। तो अगर हम उनका अच्छी तरह से उसको निष्पादन नहीं करेंगे तो बागवानों को अपने जो बगीचों में पत्तियों को और फलों को इकट्ठा करके या जो डेड वुड्स हैं और उनको इकट्ठा करके अपने किसी कंपोस्ट पिट में इन्हें दबा देना चाहिए जिससे उसकी खाद तैयार हो जाए। तो एक तो बगीचे में सफाई का प्रबंधन, सैनिटेशन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ये बागवानों को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो मृदा प्रबंधन में जैसे पतझड़ के बाद जो है सेब जो एक सुप्त अवस्था में चला जाता है तो इस टाइम जो बागवानों के लिए उपयुक्त समय वो मृदा परीक्षण का भी है। जो अपने बगीचों की सॉइल टेस्टिंग है वो इस टाइम बागवान करवा सकते हैं। तो यदि वो अपने बगीचों में सॉइल टेस्टिंग करवाएंगे तो उन्हें अपने बगीचों की स्टेटस पता होगा कि हमारे बगीचों में किन पोषक तत्वों की कमी है या सूक्ष्म तत्वों की कमी है या जो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व चाहिए उनकी कमी है। तो इस कमी का पता लगा के जो है बागवान अपने बगीचों में उन तत्वों को भी ऐड कर सकता है। जी। तो सबसे पहले अपने एरिया को क्लेंजिंग करने की आवश्यकता रहती है, चाहे जैसे आपने बताया कि आजकल पतझड़ भी चल रहा है तो ऐसे में जो भी पेड़ के पत्ते होते हैं उसको ज़रूरी नहीं है कि जो भी किसान या बागवान भाई बहन है वो उनको जला कर उसका निष्पादन करें। उसको एक पिट खोद कर उसमें उससे कंपोस्ट भी तैयार किया जा सकता है, जिससे हम कह सकते हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी खाद भी हमारे खेतों के लिए हमारे सामने उपलब्ध हो सकती है, जिसके लिए हमें और भी फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। सर, हमने प्रबंधन की बात की, खासकर हमने सेब के लिए जो भी बागीचे हमने तैयार करने हैं उसके लिए किस तरह का प्रबंधन होता है। अगर हम और फ्रूट्स की बात करें, चाहे हम स्टोन जो भी फ्रूट्स होते हैं उनकी बात करें, तो उनके लिए भी क्या सेम तरह का प्रबंधन रहता है कि उसमें किसी भी तरह की डिफ्रेंशिएशन हम देख सकते हैं? जो हमारे दूसरे फल हैं जैसे गुठलीदार फल में जिसमें कि
खुमानी है, प्लम है, आड़ू है, या जो हमारे निचले क्षेत्रों के फल है जैसे आम है, लीची है, संतरा है, इनमें पत्ते तो नहीं गिरते हैं, लेकिन इसमें भी एक विशेष तरह का प्रबंधन रहता है। चाहे मृदा प्रबंधन है, तो अगर आपने वहाँ भी मिट्टी की जांच करवानी है तो वहाँ उन बगीचों में भी मिट्टी की जांच करवाना आवश्यक रहता है। इसके अलावा जो सैनिटेशन का है, जैसे आपने कहा है कि जो पत्ते उनके गिरते रहते हैं उनको इकट्ठा करके जो है अगर वो कंपोस्ट पिट में डालते रहे तो वो एक खाद बनाने का काम भी करेंगे। तो हमारे जैसे अभी आपने प्रश्न किया था कि हम ज़्यादा जो है रासायनिक उर्वरकों का या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम करें, तो हमारे प्रदेश में बागवान जो है अब प्राकृतिक खेती की तरफ भी काफ़ी रुझान चल पड़ा है और इसमें सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है और सरकार इसमें काफ़ी सहायता भी प्रदान कर रही है। तो प्रशिक्षण के थ्रू लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो हमारे बगीचों में भी हम रासायनिक खादों को कम करके, जैसे हमारी केंचुआ खाद है जिसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, या गोबर की खाद है, या दूसरे जो बायो फर्टिलाइजर है जैसे नीम बेस्ड कोई फर्टिलाइजर आ रहे हैं, या कोई और जो बैक्टीरिया बेस्ड जो बीजाणु जनित खादें हैं वो भी बाजार में आ गई है। तो उन खादों का प्रयोग करके रासायनिक खादों को भी हम कम कर सकते हैं, जिससे जो हमारा उत्पादन है वो भी गुणवत्ता वाला हो और वो जहर मुक्त हो। इसके अलावा जो रासायनिक कीटनाशकों का या फफूंदनाशकों का, फंजीसाइड का भी जो स्प्रे हम कर रहे थे वो भी अब बागवानों ने काफ़ी कम करना शुरू कर दिया। तो अगर हम बगीचों का प्रबंधन ठीक ढंग से करते, अपने बगीचों को साफ रखते हैं, अब बगीचों में बीमारियों के स्पोर्स को नहीं डेवलप होने देते हैं, तो हमें रासायनिक कीटनाशकों का भी कम छिड़काव करना पड़ेगा और इससे हमें अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन भी प्राप्त होगा, लागत भी बागवानों की कम होगी और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। जी हाँ। तो अगर हम बायो फर्टिलाइज़र्स की तरफ जाएं या बायो पेस्टिसाइड या फंजीसाइड की तरफ जाएं, तो इन सभी जो भी बीमारियां हमें आज देखने को मिलती है ये कार्सिनोजेनिक हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं या इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड हम यूज़ करते हैं उससे हमारी हेल्थ पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हम थोड़ा नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएँ, थोड़ा जो भी बायोडिग्रेडेबल है या जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं उनकी तरफ जाएँ। तो ये ना केवल हमारे जो भी फील्ड है उसके लिए लाभदायक होगा, बल्कि ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसी के लिए भी अच्छा। बिल्कुल। सर, हमने प्रबंधन की बात की, साथ ही साथ आपने बताया कि एक दूसरा स्टेप रहता है सॉइल टेस्टिंग का। तो जैसे हार्वेस्टिंग सीजन ओवर हो चुका है तो अब जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एक प्लांट के द्वारा। तो एक आवश्यकता रहती है कि किस तरह की न्यूट्रिएंट की कमी सॉइल में हो चुकी है उसकी जांच करवाई जाए। तो सर, सॉइल टेस्टिंग के लिए भी कोई ऐसी लेबोरेटरीज हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल हैं कि किस तरह से किसान या बागवान भाई अपनी भूमि की या मृदा की जांच करवा सकते हैं? जी, जैसे मृदा प्रबंधन या सॉइल टेस्टिंग की आपने बात की है, तो जैसे हमारे जो बागवान या किसान भाई जो अपने मिट्टी के नमूने जो बगीचे या खेतों से इकट्ठे करते हैं तो उनकी जांच के लिए जो है हमारी विभागीय प्रयोगशालाएं भी हैं, कृषि विभाग की भी प्रयोगशाला है, वानिकी एवं उद्यानिकी जो विश्वविद्यालय नौनी में स्थित है वहाँ पर भी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन है जैसे मशोबरा में है, रोडू में है, तो वहाँ पर भी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। जैसे हमारे निचले क्षेत्र है, पालमपुर है, वहाँ कृषि विश्वविद्यालय है, नूरपुर है, या कुल्लू में बजौरा में हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, तो वहाँ पर भी बागवान जो है हम अपनी मिट्टी की जाँच करवा सकते हैं। क्योंकि फलों के लिए जो है 16 सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता रहती है, जिसमें से कुछ एक हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और कुछ एक सूक्ष्म होते हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को भी आजकल शरद ऋतु के समय में जैसे हमारे फॉस्फेट और जो पोटाश वाले फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक है, इनको बागवान आजकल मिट्टी में मिला सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेनिंग और प्रोनिंग का कार्य है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे सेब में जो है ट्रेनिंग और प्रोनिंग का जो सर्दियों में कार्य होता है तो बागवान इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दे, क्योंकि इस टाइम
हम सोचते हैं या बागवान भी सोचता है कि जो हमारा पौधा है वो सुप्त अवस्था में चला गया है। एक्चुअली सुप्त अवस्था नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर प्लांट्स जो है अपनी बर्ड्स को जो है फ्रूट बर्ड्स को डिफरेंशिएट करता है जी। तो नेक्स्ट जो सीजन आने वाला है बसंत ऋतु का, उसमें कौन सी बर्ड जो है हमारी वेजिटेटिव बर्ड बननी है और कौन सी जो बर्ड है वो रिप्रोडक्टिव फ्रूट बर्ड बननी है। तो सारी जो कार्बोहाइड्रेट की अक्यूमुलेशन है, जो उसका जमाव है, तो पौधा अपने पास वो इकट्ठा कर लेता है अभी सुप्त अवस्था में, और जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो उसका वो उपयोग करता है। तो इसके अलावा ये जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग का कार्य, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहां बर्फ पड़ने की संभावना जल्दी रहती है, तो वहां हमारे बागवान जो है दिसंबर जनवरी में काट छांट का कार्य कर सकते हैं, और जो थोड़े निचले क्षेत्र है वहां फरवरी तक भी कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग जो है मेनली पौधों को आकार देने के लिए की जाती है, और जो प्रूनिंग है उसके फंक्शन के लिए की जाती है कि हमने पौधों पे कितने फ्रूट बर्ड्स रखनी है, कहाँ कहाँ जो है हमारी वेजिटेटिव बर्ड्स रहनी है, और पौधों को जो है हमारा पर्याप्त जो सूर्य की रोशनी अगर प्राप्त होगी तो कैनोपी का जो उसका पौधों का आकार है वो किस तरह का हो कि उस पे ऊपर मैक्सिमम सनलाइट आए, जिससे पौधों पे अच्छा रंग भी आए, अच्छा उसका आकार भी बने, गुणवत्ता भी अच्छी हो। तो इसलिए ये ट्रेनिंग प्रूनिंग का कार्य भी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहता है। कार्य तो ये महत्वपूर्ण रहता ही है, लेकिन लगता है सर सभी को प्रूनिंग की जो स्किल है वो नहीं आती है, जिस कारण जो भी वेजिटेटिव, जैसे आपने कहा, जो भी वेजिटेटिव जो भी उसकी ब्रांच होगी शायद उसी को भी कट कर दिया जाता है, और जिस कारण जो वो पेड़ है वो आगे इतना फ्रूटफुल नहीं रह पाता है। तो कोई एक ऐसी पर्टिकुलर कोई ऐसी टेक्निक्स होती हैं प्रूनिंग की या फिर ट्रेनिंग की, जैसे आपने बात की, तो क्या किसी स्किल्ड वर्कर से हमें ये सब चीज़ें करवानी चाहिए या अपने लेवल पर भी की जा सकती है? जी, ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जैसे कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग की बात है, इसमें काफ़ी एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत रहती है। तो हमारे बागवान, हमारा जो विभाग है, उद्यान विभाग है, वो समय समय पर ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, तो जो हमारे उद्यान प्रसार अधिकारी है वो एक ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। जैसे अभी शरद ऋतु का समय आ गया है, तो उनको ट्रेनिंग और प्रूनिंग के बारे में जो है उनके बगीचों में जा करके जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ है, वो बागवानों को इसमें प्रशिक्षण प्रदान करते हैं कि किस तरह के ट्रेनिंग सिस्टम होने चाहिए। जैसे हमारे पुराने बगीचे थे सीडलिंग पे, उसमें कई तरह के ट्रेनिंग सिस्टम है, जैसे ओपन सेंटर लीडर सिस्टम है, मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम है, तो कई तरह के जो सिस्टम है उनके बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा कौन सी बर्ड जो है वो फ्रूट बर्ड्स हैं, कौन सी वेजिटेटिव बर्ड्स हैं, तो इससे पूरा प्रशिक्षण के माध्यम से भी, और हमारा दूसरा जो विभाग का उद्यान पोर्टल है, ये उद्यान पोर्टल इंटरनेट के माध्यम से भी इसमें समय समय पर बागवानों को जानकारी दी जाती है, जिससे वो इसमें दक्षता प्राप्त कर सके और अपने बगीचों की जो काट छांट है वो सही ढंग से कर सके। जी, तो सरकार द्वारा या यूँ कहीं कि बागवानी जो विभाग है उसके द्वारा भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती है, ताकि जो हमारे किसान बागवान भाई बहन हैं वो जान सके कि किस तरह से प्रूनिंग की जाए, ताकि जो वेजिटेटिव बर्ड की जैसे आपने बात की, कहीं उसको ही वो डिस्ट्रॉय ना कर दे प्रूनिंग के दौरान। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। और सर, जो पुराने बागीचे हैं उसके लिए तो हमने बात कर ली कि उसके लिए किस तरह की तैयारी की आवश्यकता रहती है, लेकिन ये सर्दियों का समय नए बागीचे लगाने का भी रहता है। तो अगर किसी को अपने शुरू से शुरुआत अगर करना चाहे कोई, तो किस तरह से फील्ड का निर्माण करना है, किस तरह की बागीचों का सिलेक्शन करना चाहिए, किस तरह की जलवायु होनी चाहिए अगर हम किसी भी तरह की फ्रूट को आगे डेवलप करना चाहें तो? जी, अगर कोई भी बागवान अपना नया बगीचा लगाना चाहता है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि वो अपना भूमि का चुनाव ठीक प्रकार से करे। तो भूमि जो है वो एक तो ज़्यादा पथरीली नहीं होनी चाहिए, जो सॉइल की डेप्थ है, सॉइल की गहराई है, वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है जहाँ आपने बगीचा लगाना है वो काफ़ी डीप रूटेड क्रॉप्स होती है। जैसे हम सीडलिंग पे लगाते हैं वो काफ़ी डीप रूटेड होती है। तो सबसे पहले तो भूमि का चुनाव हो गया, ये अच्छे से होना चाहिए। इसके अलावा जो है बगीचे का लेआउट, तो किस तरह से रेखांकन उसका करना है, तो इसमें भी आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, विशेषज्ञ की, कि किस तरह से मैंने बगीचे का पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है, तो ये लेआउट के बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो भूमि का जो टॉपोग्राफी है, यदि
हमारी भूमि समतल है किसी बागवान की, तो वहां पर वो सघन खेती की तरफ भी जा सकता है, जिसको हाई डेंसिटी प्लांटेशन बोलते हैं। आजकल ये काफी चला भी है, विभाग के माध्यम से भी जो ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, दुनिया के काफी देशों में जो है ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन पे काम हो रहा है। बगीचे वहां पे मैक्सिमम जो है, अधिकतर बगीचे जो है वो सघन खेती कर रहे हैं। इस सघन खेती में बागवान का खर्चा भी कम होता है और इसमें जो रिटर्न है, जो उसे आय होती है वो भी ज़्यादा होती है, खर्चा कम होता है। तो समतल भूमि में तो आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन की ओर जा सकते हैं। जो और हमारे ढलानदार खेत है, जहाँ पे स्लोपी लैंड है, तो वहाँ पे हम टेरेसिस बना के जो है ये हमारे जो सीडलिंग प्लांट्स है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा वैरायटी का चुनाव ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने बगीचे में कौन सी किस्में लगानी है, उसमें कितनी परागण वाली किस्में भी होनी चाहिए, क्योंकि एप्पल के लिए एक परागण की किस्में भी बहुत जरूरी है, पॉलिनेशन का। तो परागण किस्मों का चुनाव बहुत जरूरी है। और हाई डेंसिटी प्लांटेशन अगर आप कर रहे हैं तो उस पर रूट स्टॉक, जो आजकल क्लोनर रूट स्टॉक जो पूरी दुनिया में है, हमारे इसमें हिमाचल प्रदेश में भी काफी क्लोनर रूट स्टॉक विभाग ने भी मंगवाए हैं। जैसे M9 है, वो सबसे ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, MM 106 है, 111 है, 793 है, जनेवा सीरीज है, बर्ड 9 है। कई तरह के रूट स्टॉक्स हमारे जो उद्यान विभाग के प्रोजनी कम डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड्स है वहाँ पे उपलब्ध है। तो सर्द ऋतु में बागवान वहाँ से क्लोनर रूट स्टॉक भी ले सकते हैं। क्लोनर रूट स्टॉक पे जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो भी अपने बगीचे के लिए ले सकते हैं। तो बगीचा लगाने के लिए आपको वैरायटी का चुनाव, रूट स्टॉक का चुनाव ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो मृदा प्रबंधन है ये भी बहुत जरूरी है कि जहां बगीचा लगा रहे हैं वहां मिट्टी की जांच करवा लें कि इस मिट्टी में जो है किन पोषक तत्वों की कमी है। ऐसा ना हो कि अगर उसमें मान लो किसी मिट्टी में फास्फोरस की अधिक मात्रा है, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में फास्फोरस की मात्रा अधिक रहती है, तो ज़्यादा फास्फोरस खाद डालने की जरूरत नहीं रहती है। तो मिट्टी की जांच भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पौधे लगाने की विधि कि किस ढंग से पौधा हमने लगाना है, उसका जो ग्राफ्टिंग पॉइंट है वो जमीन से कितना ऊपर रहना चाहिए। नहीं तो कई बार बागवान क्या करते हैं कि वो पौधे को बिल्कुल जमीन के साथ लगा देते हैं ग्राफ्टिंग पॉइंट, और बाद में जो रूट प्रेशर से वो पौधा जो है मिट्टी के नीचे जाता है और जो ग्राफ्ट यूनियन है वो मिट्टी के नीचे दब जाता है, तो बाद में वो काफी प्रॉब्लम करता है। तो ये बगीचा लगाते टाइम जो है इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी कि अगर कोई स्लोपी एरिया है तो वहाँ पर सीडलिंग के माध्यम से जो भी हम प्लांटेशन डेवलप कर सकते हैं, और अगर कोई समतल रीजन है तो वहाँ पर हम क्लोनल रूट स्टॉक की आपने बात की, तो उससे हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सर आज हम देखते हैं कि पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, और आज हम जैसे मौसम की अगर हम बात करें तो समय पर बारिश नहीं होती है। अगर हाल फिलहाल की ही बात करें तो दिसंबर आधा होने को आया है, लेकिन ना कोई बर्फबारी हुई है ना वर्षा हुई है। ऐसे में जो भी आपने प्रोसेसेस बताई है, क्या उसे और एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर इसी समय में ट्रेनिंग प्रूनिंग की जानी चाहिए? जैसा आपने जलवायु परिवर्तन की बात की है, इसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ा है जी। हमारे देश और प्रदेश पे भी पड़ा है जी। अगर मैं बागवानी के परिप्रेक्ष्य में इसको कहूँ तो ये जो जलवायु परिवर्तन है इसका कुछ हमारा बुरे प्रभाव भी पड़े हैं जी। जो एरियाज हमारे किसी क्रॉप्स के लिए पहले सूटेबल थे, एप्पल कल्टीवेशन के लिए, जैसे आपने कहा कि बर्फ नहीं पड़ रही है, चिलिंग आवर पूरे नहीं हो रहे, तो उन क्षेत्रों में जो है अब सेब की बागवानी करना वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं हो पा रहा है बागवानों के लिए। लेकिन कुछ एक एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे पहले कुछ फसलें नहीं हो सकती थी और वो एरिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ एक फसलों के लिए सूटेबल भी हो गए। तो चुनौतियां तो इसमें आ रही है जलवायु परिवर्तन के साथ, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभाग द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पे पूरे देश और प्रदेश में जो इसमें शोध कार्य हो रहे हैं। तो कुछ एक जो इसमें शोध कार्यों का जो रिजल्ट सामने आया है, तो उसमें सबसे पहली बात तो आ जाती है डाइवर्सिफिकेशन की। तो उसमें हमने क्रॉप को डाइवर्सिफाई भी किया है, विविधीकरण किया है। तो अब एप्पल के अंदर कुछ एक ऐसी वैरायटी, जैसे हम एप्पल की बात करते हैं तो कुछ एक ऐसी वैरायटीज आ गई है जिनमें लो चिलिंग वैरायटीज है, जैसे फ्यूजी है, गाला है, अन्ना है, और भी कुछ एक ऐसी वैरायटी आ गई है जिनमें कम चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है। तो जहां पर अब इन वैरायटियों को लगा के जो है बागवान जो है, इसके अलावा जो दूसरी एक
फसलें बाहर से आनी शुरू हो गई है, जैसे कि ब्लूबेरी है। तो ब्लूबेरी एक ऐसी क्रॉप है जो कि 800 से 1000 रुपए किलो तक है। तो अभी हमारे देश में इसमें काफ़ी काम हो रहा है और हमारे प्रदेश में भी बागवानी इसकी तरफ जा रहे हैं। कीवी है, जापानी फल है, परसिमन है और दूसरे और कई तरह के जो फ्रूट जैसे ड्रैगन फ्रूट है। तो इसकी तरफ भी बागवानी, जिन क्षेत्रों में पहले ये फ्रूट नहीं हो सकते थे, जलवायु परिवर्तन के कारण जो है अब उन क्षेत्रों में भी इनकी बागवानी संभव हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन का कुछ जो प्रभाव है, कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ा है और कुछ अनुकूल प्रभाव भी बागवानी के क्षेत्र में हम कह सकते हैं। और हमने शायद समय के साथ अपने आप को ढालना भी सीख लिया। बिल्कुल, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की आपने बात की, क्योंकि जब जो सेब अपर एरियाज में ज़्यादा हुआ करते थे, आज हम देखते हैं कि लोअर एरियाज में भी सेब की जो कल्टीवेशन है वो देखने को मिलती है। जी, जैसे हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ अन्ना ऐसी वैरायटी एप्पल्स की हो रही है और काफ़ी लोग, हमारा जो बिलासपुर है, सोलन का निचला क्षेत्र है या सिरमौर जिले का है, तो वहाँ पर भी अब एप्पल की कल्टीवेशन, ये जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, ये जो सघन खेती एप्पल की है, लो चिलिंग वैरायटी आने से सोलन, बिलासपुर, सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में जो है, या हमारा मंडी का निचला क्षेत्र है, वहां पे भी लोग इन फलों की बागवानी कर रहे हैं। जी, तो साइंटिफिकली भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हो रही हैं जिस कारण जो लोअर एरियाज में जो भी फ्रूट प्रोडक्शन पहले नहीं हो पाता था, अब वो भी होने लगा है। जी सर, कुछ ग्रीवांसेस भी होते हैं, फार्मर्स के होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट के होते हैं, तो उसके रिड्रेसल के लिए कौन से ऐसे प्रावधान किए जाते हैं, अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें या फिर गवर्नमेंट लेवल की बात करें? जी, तो जैसे हमारा उद्यान विभाग है, इसमें उद्यान विभाग के अंतर्गत हमारे सभी जिलों में जो है वो उपनिदेशक के कार्यालय इस टाइम कार्य कर रहे हैं। तो उपनिदेशक के कार्यालय जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो हॉर्टिकल्चर का जितनी भी स्कीम्स है, जितनी भी गतिविधियां है, वो उन कार्यों को देखते हैं। इसके अलावा हमारे जो जितने भी डेवलपमेंट ब्लॉक है, विकास खंड है हिमाचल प्रदेश में, जितने पूरे विकास खंड में हमारे उद्यान विकास अधिकारी बैठते हैं। इसके अलावा जो पंचायत स्तर पर हमारे उद्यान प्रसार केंद्र है, जहाँ पे उद्यान प्रसार अधिकारी बैठते हैं, तो अगर किसी भी बागवान को पंचायत लेवल पे कोई भी जानकारी बागवानी के बारे में, विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो वो उस माध्यम से उनसे अपने नज़दीक के उद्यान प्रसार के अधिकारी से या खंड विकास ब्लॉक लेवल पे हमारे जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके और हर एक लेवल पर हम देख हर एक लेवल पे जो है वो जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। जी, और अगर किसी भी तरह की ग्रीवांसेस हमारे किसान भाई बहनों को रहते हैं तो वो ज़रूर इंटरनेट के माध्यम से या फिर पंचायत लेवल पर भी जाकर अपनी शिकायतों का निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।